देखिए बीए सेकंड ईयर हिंदी साहित्य में हमारा चल रहा था रीति काल के रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल। बिहारी लाल की जो रचना थी बिहारी रत्नाकर, उसके 28 दोहे हम पढ़ चुके थे। इसके बाद उनके जो लास्ट के दोहे हैं उन पे हम आपसे आज चर्चा करेंगे। उसके बाद अगला जो दोहा है उनका बिहारी जी का वो है, बत रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे बोहन हंसे देन कहे नट जाए। देखिए संयोग संगार से जुड़ा हुआ है और नायक नायिका है वो एक दूसरे के आसपास हैं। नायिका है वो नायक से बातों के उस लालच के चक्कर में, उनके बातों के उस लालच के चक्कर में नायिका है वो नायक की उस मुरली को लुका करके रख लेती है, छिपा कर रख लेती है। नायक जैसे उससे मांगने की कोशिश करता है तो वो उस बातों के रस में वो देने से मना कर देती है। सोहे है बोहनिया से, सोहे कह रही है, सोहे कर रही है मेरे पास नहीं है, सौगंध खा रही है, लेकिन बोहें हंस रही है कहाँ इसी के पास है। सोहे करे बोहन से देन कहने जाओ, वो देने से नट रही है। क्यों नट रही है कि अगर वो दे देगी तो नायक उसको लेकर चले जाएगा, तो नायक से उसकी बातें नहीं हो पाएगी। आगे उससे बातों के उस लालच के चक्कर में, ऐसा लालयित होकर नायक से बातें करने के चक्कर में वो इस तरह उसकी मुरली को छिपा कर रख लेती है और उससे देने से नट रही है, जबकि मूल्य उसके पास है, उसकी बोहें कह रही है। तो इसी का चित्रण करते हुए कवि बिहारी जी ने कहा है, संयोग श्रृंगार है, ब्रजभाषा है। तो देखिए बिहारी जी क्या कह रहे हैं, बत रस लालच लाल की। बत रस बातों के रस के लालच में, बत रस का मतलब होता है बातों के रस, बातों के उस आनंद के उस लालच में लाल की, नायक की मुरली धरी लुकाए, उसकी उस मुरली को, अर्थात नायक कौन, प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के उस मुरली को जो नायिका है वो उससे बातों के उस आनंद रूपी रस के उस लालच में, अर्थात बातों के आनंद के उस लालच में नायिका है वो नायक की उस मुरली को छिपा कर रख लेती है। तो बत रस लालच लाल की, लाल का मतलब होता है नायक के, नायक कहा गया भगवान श्री कृष्ण की, अर्थात श्री कृष्ण की उस मुरली को नायिका जो राधा है वो भगवान श्री कृष्ण से बातों के उस आनंद के उस लालच में वो उसको क्या करती है, मुरली धरी लुकाए, अर्थात उसको छिपा करके और उस मुरली को रख लेती है। सोहे करे बोहन हंसे, जब नायक उससे मांगने की कोशिश करता है तो सोहे सौगंध खा रही है, सोहे करे सौगंध खा रही है मेरे पास नहीं है, आपकी कसम मेरे पास नहीं है। सोहे करे बोहन हंसे, लेकिन उसकी बोहें हंस रही है। अगर जैसे कोई झूठा जब कोई इस तरह का नाटक करता है कि वस्तु उसके पास होती है और वो जब उसको देने की कोशिश नहीं करता है और ये भी महसूस करा देता है वस्तु उसके पास है, तो इस तरह बोहें नहीं, सोहे करे बोहन से, बोहें का मतलब होता है बोहें, अर्थात आंखों की जो आकृति वो इस बात को बता देती है मूल्य इसी के पास है। तो इसी तरह वो नायिका है अपनी बोहों के माध्यम से इस बात को व्यक्त करते हुए कह रही है, सोहे करी सौगंध कह रही है मेरे पास नहीं है, बोहन हंसे, लेकिन बोहों के माध्यम से बता रही है मूल्य मेरे पास ही है। अगर तो सोहे करे बोहन हंसे देन कहे नट जाए, और देने से जब वो देने की कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण तो वो नट जाती है कि मैं नहीं दूंगी। क्यों, क्योंकि मूल्य दे देगी तो भगवान श्री कृष्ण चले जाएंगे तो उन सब बातें रूपी जो रस है वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह देखिए संयोग श्रृंगार है, ब्रज भाषा का प्रयोग है। तो वो कह रहे हैं कि बत रस लालच लाल की, अर्थात बातों के रस में, बातों के रस के उस लालच में उस लाल की, उस भगवान श्री कृष्ण की नायक की मुरली धरी लुका, नायिका है उसकी मुरली को छिपा करके रख लेती है। सोए करे बोहन हंसे, सौगंध कह रही है मेरे पास नहीं है, बोहन हंसे, लेकिन बोहों से व्यक्त कर रही है, बोहें हंस रही है, इसका मतलब मेरे पास ही है, देन कहे नट जाए। और जब नायक उसको देने के लिए कहता है तो वो नट जाती है कि अभी नहीं दूंगी। आ गया समझे? तो यहाँ संयोग श्रृंगार है। अगला देखिए, अगला जो दोहा है वो है, चम चमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उर्जत जुगमीन। देखिए यहाँ नायिका की सखी का कथन है और नायिका के नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो नायक से कह रही है। देखिए क्या कह रही है, नायिका की सखी कह रही है, चम चमात चंचल नयन, अच्छा की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार भी है, और मानहु सुर सरता, जनो मनो जानो मानो उत्प्रेक्ष अलंकार भी है। तो देखिए वो कह रही है, मीन जुगमीन, अब घूंघट पट छीन। तो देखिए रूपक अलंकार का भी प्रयोग है। तो वो कह रहे हैं चमचमात चंचल नयन, कि नायिका के जो चंचल नेत्र हैं
चंचल नेत्र, जो चंचल का मतलब अस्थिर, हिलने डुलने वाले जो नेत्र हैं वो चमचमा रहे हैं। नयन बिच घूंघट पटछीन, बिच यानी बीच में होकर के, किसके? घूंघट पटछीन, उसने जो घूंघट निकाल रखा है उस घूंघट के उस छीन, छीन का मतलब है छिरछिरे, उस पर्दे में होकर के। अर्थात नायिका के जो नेत्र हैं जो चंचल हैं, मछली के समान हैं। मछली जिस तरह जल में हमेशा हिलती डुलती रहती है, उसी तरह नायिका के जो नेत्र हैं वो हमेशा इस तरह से उसके शरीर में मछली की तरह हिल रहे हैं। तो यहाँ नायिका कह रही है, देखिए क्या कह रही है, नायक से कह रही है कि नायिका को वो चंचल नेत्र हैं, वो उस घूंघट के उस झीने पर्दे में होकर के और वो चमचमा रहे हैं। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पटछीन, मानो सुर सरिता विमल। मानो ऐसा लग रहा है उनको देख करके, अर्थात उस झीने उस पर्दे में, उस घूंघट के उस झीने पर्दे में उन चमचमाते वो नेत्र हैं वो इस तरह से लग रहे हैं, मानो सुर सरिता विमल, मानो सुर सरिता विमल, मानो एक स्वच्छ गंगा के बीच सुर सरिता विमल, जल उड़त जुगमीन, जल उड़छत जुगमीन, जल में उछल रहे हो, जुग यानी दो, मीन यानी नेत्र, मछली। अर्थात उसके दोनों जो नेत्र हैं जो मछली के समान है, चमचमा रहे हैं उस झीने पर्दे में, जो मछली के समान इस तरह चमचमाने वाले उसके जो दोनों नेत्र हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो सुर सरिता विमल, मानो एक स्वच्छ सुर सरिता में, स्वच्छ गंगा में दो मछलियां हैं वो उछल रही हो। अब जल उड़चत जुगमीन, जल में उछल रही हो, अर्थात सुर सरिता के उस स्वच्छ जल में मानो दो मछलियां उछल रही हो। अब देखिए सुर सरिता के समान तो यहाँ नायिका का देह है, और नायिका की देह में दोनों जो नेत्र हैं वो इस तरह से उस झीने पत्र रूपी उस पर्दे में, उस जल में इस तरह से उछल रहे हैं, इस तरह चमचमा रहे हैं जैसे मानो दो नेत्र हैं वो इस तरह स्वच्छ जल में मानो इस तरह मछली की तरह उछल रहे हो। आ गया समझ? अब देखिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक का भी प्रयोग है, क्योंकि नायिका का जो देह है वो तो स्वच्छ सुर सरिता गंगा के समान है, और जो झीना पर्दा है वो जल के समान है, और उस पर्दे में वो चमचमाते दोनों नेत्र हैं वो मछली के समान है। तो इस तरह यहाँ रूपक अलंकार भी है और संरूपक है। रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि ने यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का भी वर्णन किया है। चमचमा चंचल चेचे की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार भी है। अगला देखिए, नायिका के नेत्रों के सौंदर्य से जुड़ा हुआ है। अगला दोहा है, पिए के ध्यान गही गही, रही रही वही है नार, आप ही आरसी लख रीजत रिजवार। देखिए यहाँ नायिका की वियोग अवस्था का चित्रण करते हुए नायिका की सखी है वो नायक से कह रही है, पिए के ध्यान गही गही, कि वो नायिका है वो अपने प्रियतम के उस ध्यान में, उसके उस वियोग में गही गही, उसके उस ध्यान को ग्रहण करते करते रही वही है नार, रही वही है नार, अर्थात उस ध्यान को ग्रहण करते रही वही है नार, उसको ध्यान को स्मरण करते वो स्थिर हो गई है वह नारी। अगर पिए के ध्यान गही गई, अर्थात पिए के उस ध्यान को, पिए की उन यादों को ग्रहण करके वो नारी क्या कर रही है, वो नायिका पिए के ध्यान गही गही, अर्थात उसके उस स्मृति को ग्रहण करके, उसके उस यादों को स्मरण करके रही वही है नार, वो नारी वो नायिका है वो वहीं उस दर्पण के समक्ष ही बैठी रह गई है, अर्थात वो स्थिर हो गई है। आप ही आरसी, अब तो वो आप ही यानी आप ही, आपका मतलब अपने ही स्वरूप को आरसी उस दर्पण में निरख रही है, लखी यानी देख रही है, अर्थात नायिका है वो दर्पण को लेकर के और बैठी हुई है। अब दर्पण में वो अपना स्वरूप देख रही है, लेकिन अपने स्वरूप को देखती हुई उसको अपनी स्मृति है उसमें प्रियतम की यादें आ रही है। तो नायिका की सखी है उसी दशा को उस नायक के समक्ष पेश करते हुए, प्रस्तुत करते हुए कह रही है, पिए के ध्यान गई गई, कि प्रियतम के उस ध्यान को स्मरण करते हुए वो नायिका है पिए के ध्यान गई गई, रही वही है नार, वो नायिका है वो वहीं बैठी हो गई है, वहीं स्थिर हो गई है, अर्थात आप ही आसी, और वो इस तरह आप ही अपने ही उस स्वरूप को उस दर्पण में देख रही है। आप ही लख रही रीजत रिजवार, लख रीजत रिजवार, अर्थात वो इस तरह उस आरसी यानी उस दर्पण में ही अपने ही उस स्वरूप को, अर्थात अपने ही स्वरूप में उस परमात्मा का स्वरूप या प्रियतम का स्वरूप स्मरण करके, और वो इस तरह स्थिर होकर के लख रीजत रिजवार, वार वार रीझ रही है। रिजवार का मतलब है रिझाने वाली, अर्थात उस नायक
कि उस सौंदर्य पर रीझने वाली वो नायिका है, वो इस तरह अपने ही उस स्वरूप में उस नायक का स्वरूप स्मरण करके और वो इस तरह उस दर्पण के समक्ष बैठ करके और वो इस तरह अपने आप में रीझ रही है, अपने आप में प्रसन्न हो रही है और प्रसन्न होकर के वो वहीं स्थिर बैठी हुई है और अपने प्रियतम को स्मरण कर रही है और अपने ही स्वरूप में उस नायक का स्वरूप का इस तरह स्मरण कर रही है। और देखिए वियोग में नायिका की जो दशा है उसका वर्णन नायिका की सखी नायक के समक्ष कर रही है। वो बता रही है कि नायिका है वो दर्पण को लेकर के बैठी हुई है और उस दर्पण में अपने स्वरूप को देख रही है, लेकिन अपने स्वरूप में ही वो उस प्रियतम की उन यादों का स्मरण करके वो अपने स्वरूप में ही उस प्रियतम का स्मरण कर रही है, उसी को उस स्वरूप को उसमें स्मरण करके वो अपने आप पे इस तरह रीझ रही है। ऐसी वो रिजवारी का मतलब इस तरह नायक पर रिझने वाली वो नायिका इस तरह की है। और देखिए प्रिय के ध्यान गही गई, अर्थात प्रिय के उस ध्यान को स्मरण करके, गही का मतलब ग्रहण करके, उसी को स्मरण करके रही वही है नार, रही वही है नार, वो नारी वो नायिका वहीं रह गई है, अर्थात उसी दर्पण के समक्ष ही बैठी स्थिर हो गई है। आप ही आशी, और इस तरह वो आप ही आप का मतलब अपने ही स्वरूप को इस तरह वो देखती हुई उस दर्पण में लख रीजत रिजवार, अर्थात अपने ही स्वरूप में इस तरह उस नायक के स्वरूप को स्मरण करके और इस तरह वो देखती हुई उस दर्पण में लख रीजत रिजवार, उसको देख करके वो रीजत रीझ रही है, प्रसन्न हो रही है। रिजवार वो रिझने वाली वो नायिका, अर्थात नायक को इस तरह रीझने वाली, नायक की स्मृतियों पर इस तरह आकर्षित होने वाली वो नायिका है, वो इस तरह अपने ही स्वरूप में उस नायक का स्वरूप स्मरण करके और वो इस तरह दर्पण में देखती हुई वो अपने आप पे ही इस तरह रीझ रही है, प्रसन्न हो रही है। इस तरह की वो नायिका की दशा है। अगला दोहा देखिए बिहारी जी का, अनियारे दीरघ दृगन कितने तरुणी समान, वह चितवती और कछु जिहि वस होत सुजान। देखिए अनियारे दीरघ दृगन कितने तरुणी समान। अब देखिए यहाँ नायक का कथन है और नायिका के नेत्रों के उस सौंदर्य को लेकर है। नायिका के नेत्रों के सौंदर्य के विषय में नायक है वो नायिका किसी सखी से कह रहा है। देखिए वो क्या कह रहा है, अनियारे का मतलब नुकीले हैं, दीरघ दृगन, वो नायिका के जो लंबे लंबे जो नेत्र हैं वो बहुत नुकीले हैं। अनियारे, नुकीले का मतलब होता है चोट पहुंचाने वाले, हृदय को वेधित करने वाले। दीरघ दृगन दे की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार भी है। तो देखिए अनियारे दीरघ दृगन कितने तरुणी समान, कितनी यानी कितनी ही, न तरुणी समान, अर्थात कितनी ही जो तरुणी स्त्रियां होती है उनके समान नहीं है। कितनी ही जो स्त्रियां नहीं, अधिकतर जो स्त्रियों के जो नेत्र होते हैं उनके समान उस नायिका के नेत्र नहीं है। उस नायिका के नेत्र तो कितनी ही जो स्त्रियां हैं उनसे हटकर है। तो इस बात को बतलाता हुआ नायक कह रहा है अनियारे दीरघ दृगन, अनियारे यानी नुकीले हैं, हृदय पर कटाक्ष करने वाले हैं, इस तरह के वो लंबे लंबे उस नायिका के नेत्र हैं। कितने तरुणी समान, कितनी ही तरुणियों के समान नहीं है, अर्थात कितनी ही युवतियों के समान नहीं है, कितनी ही युवतियों से हटकर उस नायिका के नेत्र इस तरह के हैं कि वो इस तरह के नुकीले हैं, कि लंबे लंबे भी हैं, नुकीले भी हैं और हृदय पर चोट पहुंचाने वाले भी हैं। कितने तरुणी समान, आता कितनी ही तरुणियों के समान नहीं है, अर्थात अधिकतर जो स्त्रियों के समान उस नायिका के नेत्र नहीं है, अधिकतर स्त्रियों से हटकर उस नायिका के नेत्र इस तरह के हैं कि वो नुकीले हैं और लंबे हैं और इस तरह नायक के हृदय को चोट पहुंचाने वाले हैं। यह चितवनी और कछु, आगे देखिए क्या कहा है, यह चितवनी और कछु, अर्थात नेत्र तो इस तरह के हैं ही, वह चितवनी और कछु, और उसकी जो चितवन है, चितवन का मतलब है दृष्टि है, वो तो कछु और ही है। वह चितवनी और कछु जिहि वस होत सजान, इस तरह की उसकी वो तिरछी उस दृष्टि को जब कोई देख लेता है, वो चितवन जब किसी की और देख लेती है तो जिहि वस होत सुजान, तो उस दृष्टि के वशीभूत अपने आप ही सुजान चतुर्नायक हो जाता है। देखिए नायक कह रहा है, नायिका की दृष्टि और उसके नेत्रों के सौंदर्य के विषय में कह रहा है कि उस नायिका के जो नेत्र हैं वो लंबे लंबे हैं, नुकीले हैं। आगे सब कितनी ही तरुणियों यानी कितनी ही युवतियों से हटकर है, वह चितवनी और कछु, और उसकी चितवन, उसकी जो दृष्टि है, तिरछी जो निगाह है, वो तो कुछ और ही है। जिहि वस होत सुजान, जो जिसकी तरफ वो देख लेती है इस तरह उस तिरछी निगाह से, तो नायक है, सुजान है, चतुर नायक है, वो अपने आप उसके वशीभूत हो जाता है। इस तरह की वो नायिका की दृष्टि है, उसकी तिरछी निगाहें हैं। तो वह चितवनी और कछु, अर्थात उसकी वो तिरछी निगाह वो तो कुछ और ही है, जिसे वह होत सुजान, जिसके वशीभूत अपने आप ही चतुर नायक हो जाता है। इस तरह यह नायिका की उस तिरछी नजर के विषय में और उसके उन नेत्रों के उस सौंदर्य के विषय में नायक का कथन है। आगे देखिए अगला दोहा है बिहारी जी का, मैं मिसिहा सोयो समझो, मुँह चूम्यो ढिंग जाए,
हंस्यो खिसानी गल गयो रही गरे लपटाए। देखिए, मैं मिसिया सोयो समझो। देखिए, नायिका का कथन है और नायक के विषय में है। बीती रात्रि के विषय में नायिका है, वो किसी सखी से कह रही है कि नायक है वो किस तरह उसके पास था, और संयोग श्रृंगार है, नायक उसके पास था, और नायिका किस तरह पूर्व राग का चित्रण है इसमें। पूर्व राग नायक नायिका के मिलन से पहले जो प्रेम की उत्पत्ति होती है उसका वर्णन करते हुए नायिका है वो अपनी सखी से कह रही है, मैं मिसिया सोयो समझो। देखिए, मैं मिसिया यानी मैं बहाने बना करके सोयो समझ, सोयो समझ, नायक को सोया हुआ समझ करके और मैं झूठा बहाना बना करके सो गई। मैं मिसिया सोयो समझ, मुँहे चिम्यो ढिंग जाए। आगे देखिए, मैं मिसिया सोयो समझ, वो कह रही है मैं मिसिया यानी मैं झूठा बहाना बना करके और सो गई। तो देखिए, झूठा बहाना बना करके नायिका सो गई, सोयो समझ। नायक ने नायिका को सोया हुआ समझ करके वो भी सो गया। मुँहे चिम्यो ढिंग जाए। नायिका कह रही है जब वो सो गया, अर्थात मेरे को, मैं जब झूठा इस तरह बहाना बना करके सोई तो नायक भी मेरे को सोया हुआ समझ करके वो भी सो गया। मुँहे चिम्यो ढिंग जाए। फिर मैंने जैसे ही वो सो गया तो मुँहे चूम्यो ढिंग जाए, मैंने ढिंग यानी उसके पास जा करके फिर उसके मुँहे को चूमा। आ गया समझे। हंस्यो, जैसे ही मैंने पास जा करके उसके मुँहे को चूमा तो नायक हंस गया। हंस्यो खिसानी, मैं खिंच गई। अब ऐसा होता है नायक नायिका में, ये मान की अवस्था होती है। पूर्व राग से पहले नायिका है वो मान करके झूठा बहाना बना करके सो गई। नायक ने उसको सोया हुआ जान करके वो भी सो गया। तो नायिका है वो फिर जग करके और उसके पास जा करके उसके मुँहे को चूमा। मुँहे को चूमा तो नायक हंस गया, क्योंकि जग तो दोनों ही रहे थे। केवल इस तरह मान की अवस्था थी जो पूर्व राग से पहले जो मान की अवस्था होती है, जिसमें झूठा इस तरह का बहाना बना करके सोया जाता है, वो मान की अवस्था कहती है। झूठा बहाना बना करके जो सोया जाता है उसको मान की अवस्था कहते हैं। तो नायिका उसी बात को अपनी सखी से बताते हुए कह रही है कि मैं झूठा बहाना बना करके सो गई, तो नायक ने मेरे को सोया हुआ समझ करके वो भी सो गया, लेकिन मुँहे चिम्यो ढिंग जाए। लेकिन बाद में उसको सोया हुआ जानकर फिर मैं उसके पास गई और जा करके उसके मुँहे को चूमा तो हंसा, तो वो भी हंस गया, क्योंकि जग तो दोनों रहे ही थे, केवल झूठा बहाना बनाकर सो रहे थे। तो हंस्यो खिसानी, तो नायिका कह रही है जैसे ही वो हंसा तो मैं खिसानी, खिसानी का मतलब मैं खिंच गई, गुस्से में हो गई। गल गयो, फिर वो मेरे गल गयो, गल का मतलब मेरे गले के लिपट गया। रही गले लपटाए, जब वो मेरे गले के लिपट गया तो रही गले लपटाए, तो मैं भी उसके गले के लिपट गई, अर्थात आलिंगनबद्ध हो गई। अगर तो संयोग श्रृंगार है, तो नायक नायिका है वो इस तरह अपनी मिलन की, गतरात्रि में जो मिलन की जो अवस्था है उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं। यहाँ इसमें पूर्व राग से पहले जो मान की अवस्था है उसका वर्णन करते हुए नायिका कह रही है अपनी सखी से, वो कह रही है कि मैं झूठा बहाना बना करके सो गई, तो नायक ने मेरे को सोया हुआ समझ करके वो भी सो गया। मुँहे चूमे, तो मैं उसके पास जा करके जब मैंने उसके मुँहे को चूमा तो वो हंस गया, मैं खिंच गई। फिर वो मेरे गले के लिपट गया तो मैं भी फिर उसके गले के लिपट गई, आलिंगनबद्ध हो गई। अगर तो यहाँ नायक नायिका के उस मिलन की उस दशा का वर्णन करते हुए नायिका अपनी सखी से बता रही है। आगे देखिए, अगला दोहा है बिहारी जी का, वो है सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर। अब देखिए सैसे की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार है। मनु है जात अजो है उही जमुना के तीर। देखिए यहाँ नायिका का कथन है, राधा रूपी नायिका का कथन है, और वो अपनी सखी से कह रही है, उस संयोग अवस्था का चित्रण करते हुए कह रही है जिस समय वो यमुना के किनारे ब्रज में विभिन्न प्रकार की जो अटखेलियाँ करते थे, क्रीड़ाएँ करते थे, तो ऐसे उस सुखद संयोगों का स्मरण करते हुए वो नायिका अपनी सखी से कह रही है, क्या कह रही है, सघन कुंज छाया सुखद, कि जिस समय हम ब्रज में रहते थे उस समय सघन कुंजों की उस छाया में सुखद जो अच्छी लगती थी, सुख प्रदान करती रहती थी, शीतल थी, सुर भी समीर, सुगंध से युक्त थी, इस तरह की उस, अर्थात ब्रज के उन कुंजों में, उन सघन छाया में, सुखद छाया में, शीतल छाया में, सुगंध युक्त उस छाया में मन है जाता जो है, जब हम विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते थे, ऐसे उस सुखद छाया में मन है जात अजो है।
ऐसे उस छाया में मानो मनु है जात, मन भी आज भी उसी छाया में जाता रहता है। मनु है जात अजो है उसी जमुना के तीर, उसी जमुना के किनारे। अब देखिए यहाँ नायिका के उन संयोग अवस्थाओं का, जो उन्होंने पूर्व में जो संयोग अवस्था की जो स्थिति है उनका वो स्मरण करते हुए अपनी सखी से कह रही है, पूर्व की उन संयोग अवस्थाओं का, सुखद अवस्थाओं का स्मरण करके वो नायिका अपनी सखी को बता रही है। वो कह रही है कि आज भी मेरा मन जब मैं याद आ जाती है तो वहीं पहुंच जाता है, अर्थात उन सुखद स्मृतियों को याद करता हुआ उन्हीं जमुना के किनारे में, उन्हीं शीतल छायाओं में, उन्हीं सुगंध से युक्त उन सघन कुंजों में पहुंच जाता है। तो उस बात को वो बतलाते हुए कह रही। अब ऐसा होता है, स्वाभाविक है, जब हमको कोई सुखद स्मृतियाँ, जब पूर्व की जो कोई सुखद स्मृति होती है, संयोग की अवस्थाएं होती है, जब वो याद आ जाती है तो हमारा मन है वो उस समय उस स्थिति में चला जाता है। तो उसी बात को बतलाते हुए यहाँ नायिका कह रही है अपनी सखी से, क्या कह रही है, सघन कुंज छाया सुखद, कि जिस समय हम ब्रज में रहते थे तो उस समय वहाँ सघन कुंज थी, सघन बहुत सुख प्रदान करने वाले गहरी इस तरह की उन बाग बगीचों की छाया थी, सुखद जो सुख प्रदान करती रहती थी, शीतलता प्रदान करती रहती थी, इस तरह की सुगंध से युक्त वहाँ की वायु थी। मन है जात अजो वहीं वही जमुना के तीर, मन है जात अजो, यानी आज भी हमारा मन है वो वहीं चले जाता है, वही जमुना के तीर, उसी यमुना नदी के किनारे, उसी यमुना नदी के किनारे जहाँ सघन कुंजों की छाया थी, सुख प्रदान करने वाली थी, सुगंध से युक्त थी, शीतल थी। जब मन को आज भी वो बातें याद आ जाती है तो मन है जाता जो है, मन आज भी वहीं चला जाता है। इस तरह उन पूर्व स्मृतियों को, उन सुखद स्मृतियों को याद करते हुए नायिका है वो अपनी सखी को बता रही है। ठीक, यहाँ आकर के हमारा सेकेंड ईयर में जो रीति सिद्ध कवि है बिहारी लाल, वो खत्म हो जाता है, अर्थात बिहारी लाल के जो भी 35 या 34 दोहे हैं हमारे, वो यहाँ आकर के खत्म हो जाता है। अब हमारे हिंदी साहित्य सेकेंड ईयर में रीतिवत और रीति सिद्ध 2 कवि हो चुके हैं। इसके बाद तीसरा जो कवि आएगा हमारा वो रीति मुक्त काव्य धारा से जुड़ा हुआ है और वो है घनानंद जी, जिस पर हम चर्चा वो आपसे अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, आज इतना ही बोलें।